स्वागत है आपका दिव्य हिमाचल टीवी में। मैं हूं दीक्षा शर्मा। शाम के 6 बज चुके हैं और प्रदेश की तमाम खबरों के साथ हम आपके समक्ष आ चुके हैं। कई लेटेस्ट अपडेट्स आज इस बुलेटिन में हम आपके साथ साझा करने वाले हैं। देखिए, विशेष तौर से यहां पुलिस भर्ती नियमों को लेकर आपको जानकारी देंगे, क्योंकि अभी कांस्टेबल भर्ती होनी है। ठीक उससे पहले भर्ती नियमों में बदलाव कर दिया गया है। हालांकि इससे पहले ड्राफ्ट तैयार हो गया था, लेकिन अब एक तरह से फाइनलाइज इस ड्राफ्ट को कर दिया गया है। ये किस तरह का बदलाव एक दफा फिर से भर्ती नियमों में हुआ है, इसकी जानकारी हम आप तक पहुंचाने वाले हैं। बात इस दौरान एएमओ ज्वाइनिंग को लेकर भी करेंगे, क्योंकि अभी तक नियुक्तियां यहां एएमओस को नहीं मिल पाई हैं और इसके पीछे का क्या कारण है। तकरीबन ये 140 के करीब अभ्यर्थी हैं जो कि इंतजार अपनी अपनी नियुक्ति को लेकर कर रहे हैं। और आज किस तरह की रिपोर्ट इनकी नियुक्ति से संबंधित सामने आई है, ये जानकारी हम आपको देने वाले हैं। रेगुलराइजेशन ऑर्डर पर भी देखिए ब्रेकिंग लेकर आए हैं। बड़ी खबर कहना चाहेंगे, क्योंकि पिछले कल के बुलेटिन में सबसे ज्यादा कमेंट्स हमें रेगुलराइजेशन ऑर्डर्स को लेकर आए हैं कि आखिरकार कब 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने वाले कर्मचारियों को रेगुलर किया जाएगा। तो जानकारी इससे संबंधित भी आपको देंगे। टीजीटी नियुक्ति पर भी इस दौरान बिल्कुल हम बात करने वाले हैं। बैच वाइज आधार पर टीजीटीज की नियुक्तियां कब तक होंगी। लेकिन शुरुआत मौसम से करना चाहेंगे, क्योंकि एक दफा फिर बारिश बर्फबारी का अलर्ट देखिए जारी किया गया है। ये 11 से 15 अप्रैल तक मौसम खराब रहने वाला है और 11 से 15 के बीच में 13 से 15 यानी कि 3 दिन काफी ज्यादा गंभीर रहने वाले हैं। इसमें बारिश बर्फबारी को लेकर अलर्ट जारी किया गया है, मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में भी और ऊपरी क्षेत्रों में भी। हालांकि 9 और 10 अप्रैल को भी कुछ एक क्षेत्रों में मौसम खराब रहने वाला है। अगर किन्नौर लाहौल स्पीति की जानकारी दे तो यहाँ के लिए 9 और 10 अप्रैल से ही मौसम खराब बताया गया है, लेकिन उसके बाद 11 से 15 अप्रैल तक अधिकांश क्षेत्रों में मौसम खराब रहने वाला है। दूसरी एक घटना आज आगजनी की देखिए पेश आई है। रिहायशी मकान में आग लग गई। ये शिमला के कुमारसैन का मामला बताया जा रहा है। बटाउटी गांव में आज यानी कि मंगलवार सुबह करीब 9 बजे आग लग गई। शॉर्ट सर्किट इसका कारण बताया जा रहा है। तकरीबन 30 लाख रुपए का इसमें नुकसान हो गया है। जो सबसे ऊपरी मंजिल थी उसमें आग लग गई थी। हालांकि दमकल विभाग की टीम वहां सही समय पर पहुंच गई, नहीं तो ये माना जा रहा है कि दूसरी मंजिल तक भी आग तकरीबन फैलने ही वाली थी। लेकिन 30 लाख का यहां पर नुकसान हो गया है। अभी वहां पुलिस प्रशासन और इसके अलावा जो बाकी अधिकारी हैं वो पहुंचे हैं और वहां पर आकलन किया जा रहा है कि कितना ज्यादा नुकसान हो गया है। और जो घर परिवार है वो अभी काफी ज्यादा परेशानी में है, क्योंकि बड़ा नुकसान उनका हो गया है। रिहायशी मकान था और गनीमत ये रही कि किसी की भी जान नहीं गई। जिस व्यक्ति के मकान में आग लगी है उनकी पत्नी और बेटा उस वक्त वहीं मौजूद थे, लेकिन गनीमत रही कि उनकी जान बच गई है। इस बीच हालांकि सामान को देखिए काफी ज्यादा नुकसान पहुंच गया है। देखिए, हैरत अंगेज मामला सामने आया है नशा तस्करी को लेकर। कुरियर के माध्यम से वेस्ट बंगाल से यहां पर चिट्टा भेजा जा रहा था, यानी कि कुरियर का इसमें इस्तेमाल हो रहा था और ये खुलासा पुलिस की ओर से किया गया है। शिमला पुलिस ने क्योंकि शिकंजा कसना शुरू कर दिया है नशा तस्करों पर। हाल ही में शिमला में लाल पानी के समीप एक व्यक्ति को गिरफ्त में लिया गया था। ये यूपी से संबंधित है और इन्हीं की ओर से ये यहाँ पर खुलासा किया गया है। जब इस व्यक्ति से पूछताछ की गई तो व्यक्ति ने ही ये खुलासा किया कि कुरियर के माध्यम से वेस्ट बंगाल से ये चिट्टा मंगवाया करता था, उसके बाद आगे फिर सप्लाई करता था। पिछले कई महीनों से, वर्षों से इसी तरह से ये नशा तस्करी को अंजाम दे रहा था। फिलहाल अब इस बात का पता लग गया है तो इस बात की जड़ तक भी यहाँ पुलिस जाने वाली है। और उत्तर प्रदेश का ये जो निवासी है, महज इसकी उम्र 23 वर्ष की बताई जा रही है। एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। और बड़ी बात ये है कि देखिए, अब तो कुरियर के माध्यम से भी चिट्टा और यहाँ चरस और बाकी जो नशे से संबंधित चीजें हैं वो पहुंच रही हैं। कुरियर का इसमें इस्तेमाल हो रहा है और गूगल पे के माध्यम से फिर ये राशि का भुगतान भी किया करता था। लेक्चरर न्यू हिंदी पर आपत्तियां यहां पर लोक सेवा आयोग की ओर से मांगी गई है। दरअसल लेक्चरर न्यू हिंदी की लिखित परीक्षा अभी ली गई थी, कुछ समय पहले ही इसकी आंसर की जारी कर दी गई है। और अगर आंसर की के बाद कोई भी आपत्ति अभ्यर्थी की ओर से दर्ज करवानी चाहिए हो, कोई भी अभ्यर्थी ये चाह रहा हो कि वो आपत्ति दर्ज करवाना चाह रहा है, तो इसके लिए भी उसे समय दिया गया है। तकरीबन ये 14 अप्रैल तक का समय है। हालांकि ये जो आंसर की है 7 अप्रैल को ही जारी कर दी गई थी लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर, लेकिन 14 अप्रैल तक ऑब्जेक्शंस भी यहाँ पर ले ली जाएंगी। और
प्रति प्रश्न के ऑब्जेक्शन के हिसाब से 100 रुपए यहाँ पर जमा करवाने के लिए भी लोक सेवा आयोग की ओर से कहा गया है। और ये जो 100 रुपए जमा करवाए जाएंगे ये नॉन रिफंडेबल होंगे, ये भी यहाँ पर बात सामने आई है, यानी कि रिफंड इन्हें नहीं किया जाएगा, तो नॉन रिफंडेबल होंगे। और दूसरी बड़ी बात यह है कि प्रति क्वेश्चन के हिसाब से 100 रुपए यहाँ पर देने हैं। अगर किसी को भी कोई आपत्ति आंसर की के बाद लगती है तो अभ्यर्थियों के पास एक मौका है। ये जानकारी हम लेकर आए थे। कुछ एक ऐसे शिक्षक हैं जिन पर अब जल्दी ही कार्रवाई हो सकती है। अतिरिक्त उच्च शिक्षा निदेशक की ओर से देखिए ये आदेश जारी किए गए हैं सभी डेप्यूटी डायरेक्टर्स को, जिसमें उनका कहना है कि बोर्ड की परीक्षाएं चल रही हैं और कुछ शिक्षकों की शिकायत ये आ रही है वो अपनी ड्यूटी नहीं दे रहे हैं। अब मूल्यांकन प्रक्रिया के लिए भी कुछ नाम सुझाए गए हैं, तो जरूरी है समय से वो शिक्षक अपनी ड्यूटी भी दें। इसीलिए पहले ही ये सर्कुलर जारी हो गया है डेप्यूटी डायरेक्टर्स को कि इस बात का उन्हें ध्यान देना होगा, जिस शिक्षक की ड्यूटी है वही ड्यूटी पर तैनात रहेगा, परीक्षाएं करवाने के लिए भी और मूल्यांकन प्रक्रिया पूरी करने के लिए भी। इस बार मूल्यांकन प्रक्रिया पर ज्यादा से ज्यादा जोर दिया जा रहा है। कारण ये है कि जो समय निर्धारित किया गया है उसी में ही रिजल्ट घोषित करना है, तो ये बोर्ड की परीक्षाओं का रिजल्ट समय से तभी घोषित हो पाएगा अगर मूल्यांकन प्रक्रिया भी समय से पूरी हो। और जो शिक्षक अभी आनाकानी कर रहे हैं अपनी सेवाएं पूरी करने में या फिर ड्यूटी पर जो तैनात नहीं हो रहे हैं उन पर जल्दी ही कार्रवाई भी होने वाली है। ये यहाँ पर अतिरिक्त उच्च शिक्षा निदेशक की ओर से बात कह दी गई है। देखिए पॉलिटिकली भी हम आपके लिए जानकारी लेकर आए हैं। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कांग्रेस को घेरा है, जिसमें उनका कहना है कि गरीबों पर कई तरह की अनाउंसमेंट्स तो कांग्रेस की ओर से की जाती हैं सत्ता में आने से पहले, लेकिन फिर सत्ता में आने के बाद गरीबों को ही ये कांग्रेस सरकार भूल जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उदाहरण देते हुए नेता प्रतिपक्ष ने यह कहा कि आज तक किसी भी केंद्र सरकार ने वंचित वर्गों के लिए इतना नहीं किया है जितना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने अकेले ही कर दिखाया है। उन्होंने वंचित वर्गों के लिए जो लक्ष्य निर्धारित किया था उसे पूरा कर लिया है और आने वाले समय में भारत को 3 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में भी शामिल किया जाएगा। इस लक्ष्य के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे बढ़ रहे हैं और लोकसभा चुनावों में जनादेश प्रधानमंत्री को ही एक मिलने वाला है, यानी कि नरेंद्र मोदी जी को ही मिलने वाला है और फिर से वही फिर प्रधानमंत्री के पद पर तैनात होने वाले हैं। ये बात आज नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की ओर से कही गई है। हालांकि इसी बीच मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का बयान भी सामने आया है। उन्होंने जयराम ठाकुर पर कुछ एक सवाल उठाए हैं, जिसमें उनका कहना है कि जब इससे पहले मुख्यमंत्री बने थे जयराम ठाकुर पिछली सरकार में, तो कभी भी वो समीरपुर आवास नहीं गए। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल से मुलाकात नहीं की, लेकिन अब बिके हुए विधायकों के साथ बार बार समीरपुर आवास जा रहे हैं और धूमल जी के पांव छू रहे हैं, उनका आशीर्वाद ले रहे हैं। महज ये सिर्फ अपनी कटी नाक को बचाने की कोशिश वो कर रहे हैं। उनकी नाक कटने वाली है, वो अच्छे ढंग से जानते हैं। और जितना स्ट्रॉन्ग प्रत्याशी अब मंडी संसदीय सीट पर कांग्रेस की ओर से उतारा जा रहा है, दरअसल मंत्री विक्रमादित्य सिंह का नाम क्योंकि सामने आ रहा है, तो उसके बाद अब जयराम ठाकुर घबरा गए हैं, तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। और इससे पहले तो हम ये समीरपुर आवास जाकर भी आए। अब ऐसी क्या नौबत आन पड़ी जो उन्हें प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल से मिलना पड़ रहा है। पिछले 5 सालों में तो कभी नहीं मिले जब उनकी सरकार थी, तो अब बिके हुए विधायकों के साथ आखिरकार उनके पांव छूने क्यों जा रहे हैं। महज और महज अपनी नाक कटने से वो बचाना चाहते हैं। ये बात आज मुख्यमंत्री की ओर से कही गई है। और दूसरी बात देखिए, एक और कहना चाहेंगे, ये हम कंगना को लेकर भी आज क्योंकि मुख्यमंत्री सुक्खू की ओर से टिप्पणी की गई है। हालांकि डेप्यूटी सीएम मुकेश अग्निहोत्री की ओर से भी एक बड़ा जवाब कंगना रनौत को दिया गया है, जो कि भाजपा प्रत्याशी हैं मंडी संसदीय सीट से। डेप्यूटी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने ये कहा है कि कंगना ही चाहती थी कोई युवा चेहरा उनके सामने हो इलेक्शन फाइट के लिए, तो अब बिल्कुल वैसा ही होने जा रहा है। दरअसल हाल ही में कंगना रनौत की ओर से एक टिप्पणी की गई थी प्रतिभा सिंह की उम्र को लेकर। उन्होंने ये कहा था कि अब तो उन्हें रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए। ये इस तरह की सलाह जब उन्होंने दी, तो उसके बाद अब यहाँ कांग्रेस नेताओं को भी कंगना को घेरने का मौका मिल गया है। डेप्यूटी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने आज ये कहा कि कंगना चाहती थी किसी युवा चेहरे के साथ ही उनकी टक्कर हो, तो मंत्री विक्रमादित्य सिंह को अब हम चुनावी मैदान पर उतार रहे हैं। अब युवा चेहरा ही उनके सामने होगा और हम भी देखेंगे कि कंगना कैसे इन्हें टक्कर दे पाती हैं। ये बड़ी बात हम कहना चाहेंगे जो कि आज कही गई है डेप्यूटी सीएम मुकेश अग्निहोत्री की ओर से। और साथ ही साथ इन्होंने प्रत्याशियों को लेकर भी एक तरह से क्लैरिटी दे दी है। मंडी से हर कोई जानता है, देखिए विक्रमादित्य सिंह ही अब चुनाव लड़ने वाले हैं। एक तरह से खुद भी इस बात को पिछले कल कबूल चुके हैं मीडिया के समक्ष। लेकिन यहाँ शिमला सीट को लेकर तरह तरह की अटकलें लगाई जा रही थी और आज ही उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने यह कह दिया है कि विनोद सुल्तानपुरी शिमला से उनके प्रत्याशी होंगे। हालांकि कुटलहर जहां पर उपचुनाव होना है वहां से विवेक शर्मा हमारे प्रत्याशी होंगे, ये भी बात उन्होंने कही। और हमीरपुर से
प्रत्याशी सतपाल रायजादा ही हैं। तो ये देखिए 3 प्रत्याशियों के नाम आज उन्होंने ले लिए हैं और एक और नया दावा किया है कि जब ये 6 उपचुनाव होंगे तो इसमें तो जीत हासिल करेंगे ही करेंगे, लेकिन जो 3 निर्दलीय विधायकों के हलकों में चुनाव होंगे उसमें भी कांग्रेस ही जीत हासिल करेगी। इसके अलावा शिमला ग्रामीण और कसौली में भी पार्टी ही जीत दर्ज करेगी। दरअसल यहां से क्योंकि अभी जो सीटिंग एमएलएज हैं उन्हें चुनावी मैदान में कांग्रेस उतार रही है, इन दोनों हलकों से, शिमला ग्रामीण से और कसौली से, तो इसी वजह से आने वाले समय के लिए भी दावा डेप्यूटी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने कर दिया है कि जब यहां भी उपचुनाव होगा तो कांग्रेस ही जीत हासिल करेगी। जो इससे पहले 3 निर्दलीय विधायकों के हलकों में चुनाव होंगे उसमें भी कांग्रेस ही जीत हासिल करेगी और 6 उपचुनाव अभी जो लोकसभा चुनावों के साथ होने हैं उसमें भी कांग्रेस ही जीत हासिल करने वाली है। काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस में आज डेप्यूटी सीएम मुकेश अग्निहोत्री नजर आए हैं और ये कहना गलत नहीं होगा, जब से लेकर यहां मंत्री विक्रमादित्य सिंह का नाम सामने आया है कि मंडी संसदीय सीट से वो चुनाव लड़ने वाले हैं, तब से लेकर कांग्रेस एक नए जोश के साथ नजर आ रही है। एक तरह से जो कॉन्फिडेंस पहले भाजपा में नजर आ रहा था कंगना रनौत को लेकर, वैसा ही आत्मविश्वास अब चुनाव जीतने का कांग्रेसियों में भी हम कह सकते हैं कि नजर आ रहा है। देखिए डेप्यूटी सीएम ने तो कंगना को जवाब दे ही दिया कि अब युवा चेहरा वो चाहती थी उनके सामने हो फाइट करने के लिए, तो युवा चेहरा ही कांग्रेस ने उतार दिया है। लेकिन साथ ही साथ मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी उन्हें घेरा है और ये जो बीफ खाने वाला मामला है देखिए खत्म नहीं हो रहा है। आज तो मुख्यमंत्री सुक्खू ने भी इसमें ये कह दिया कि सनातन धर्म में गौ मांस नहीं खाया जाता है और जिस किसी ने भी ट्वीट करके या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ये बात कही है कि वो गौ मांस खाती हैं, उन्हें इस बात का जवाब देना होगा कि क्यों खाया और भाजपा को भी इस बात का तो जवाब देना होगा। सनातनी धर्म के लोग इस बात को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे क्योंकि हिंदू धर्म में गऊ को माता का दर्जा दिया गया है और जो गौ मांस को टेस्टी बता रहा है उसे भी यहाँ की जनता बर्दाश्त नहीं करने वाली है। हिमाचल प्रदेश वैसे ही देवभूमि है। सबसे पहले मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने बीफ खाने के मामले में सवाल उठाए थे कंगना पर, अब उसके बाद मुख्यमंत्री सुक्खू ने भी उठाए हैं और तीसरी बड़ी बात जो बंबर ठाकुर हैं कांग्रेस नेता, उनकी ओर से भी देखिए आज इसमें सवाल उठाए गए हैं। कंगना की पवित्रता पर इन्होंने तो सवाल उठा दिए हैं जिसमें इनका मानना है कि गौ मांस खाने वाली कंगना को मंदिरों में ले जाया गया तो मंदिर भी अब अपवित्र कर दिए गए हैं। आखिरकार ये क्यों मंदिर गई और इस तरह के प्रत्याशी को भाजपा ने क्यों चुना है, इसका जवाब वो दे। हालांकि यहां उन्होंने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर से भी सवाल पूछा है कि आखिरकार कंगना को ही प्रत्याशी के तौर पर क्यों चुना गया है, और विशेष तौर से तब जब पहले उनकी ओर से इस तरह के विवादित बयान दिए गए हों। खुद यहाँ पर कंगना ने ये बात कबूली है कि गौ मांस उन्होंने खाया था, उनकी माता ने मना किया था, उसके बावजूद भी खाया। गौ मांस टेस्टी होता है और इसके अलावा ये जो बीफ और रेड मीट है उसे खाया जा सकता है, इसमें कोई बुराई नहीं है। ऐसे शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया था। अब इन्हीं शब्दों को लेकर कांग्रेस कंगना को घेरती हुई नजर आ रही है। हालांकि बड़ी बात यह है कि जो गौ मांस वाला मुद्दा है ये और कितना ज्यादा फैलने वाला है ये हमें देखना होगा, क्योंकि सबसे पहले विक्रमादित्य सिंह ने टिप्पणी की कंगना पर, फिर मुख्यमंत्री सुक्खू की ओर से भी अब बयान दे दिया गया है और अब कांग्रेस के बाकी नेता जैसे कि बंबर ठाकुर की बात करें तो देखिए इनकी ओर से भी एक स्टेटमेंट अब इस पर सामने आ चुकी है। और इसी पॉलिटिकली सिनेरियो के बीच एक और मामला देखने में आया है और ये सुधीर शर्मा से जुड़ा है। भाजपा प्रत्याशी सुधीर शर्मा अब यहाँ न्यायिक परिसर में पहुंच गए हैं। न्यायिक परिसर धर्मशाला में ये मुख्यमंत्री सुक्खू के खिलाफ गए हैं और इन्होंने प्राइवेट क्रिमिनल कंप्लेंट दायर की है। इससे पहले मानहानि के केस को दर्ज करने की मांग इन्होंने उठाई थी, इस पर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, तो इन्होंने एसपी कांगड़ा को और डीजीपी को एक पत्र लिखा था और साथ ही साथ मानहानि नोटिस भी 5 करोड़ का इन्होंने जारी किया था मुख्यमंत्री सुक्खू को। हालांकि फिर उसके बाद जब इन्हें लगा कि कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा है, क्योंकि पिछले कल ही मुख्यमंत्री की ओर से फिर से वो बात दोहरा दी गई जिसे लेकर बार बार ये डेफामेशन केस को लेकर चेतावनी मुख्यमंत्री को दे रहे थे, तो आज देखिए ये फिर से यहाँ न्यायिक परिसर धर्मशाला में पहुंच गए हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री ने ये कहा था कि जो कांग्रेस से बागी हुए हैं विधायक वो 15-15 करोड़ में भाजपा के पास बिक गए हैं। तो इसी बात को लेकर काफी ज्यादा विरोध इन 6 नेताओं की ओर से जताया जा रहा था जिनकी सदस्यता तक विधानसभा से रद्द हो गई थी और लगातार इनकी ओर से कोई ना कोई स्टेटमेंट सामने आ रही थी। सुधीर शर्मा की ओर से सबसे पहले मानहानि का नोटिस जारी किया गया 5 करोड़ का तकरीबन मुख्यमंत्री को, उसके बाद एफआईआर की मांग भी इन्होंने उठाई और अब देखा जा सकता है कि ये एक तरह से न्यायिक परिसर धर्मशाला में ही पहुंच गए हैं और इन्होंने प्राइवेट क्रिमिनल कंप्लेंट दायर की है। अब इसके बाद ये मामला और कितना ज्यादा तुल पकड़ता है ये हम देखने वाले हैं।
देखिए, अब कर्मचारियों के और बेरोजगारों के मुद्दे पर आना चाहेंगे। सबसे पहले बात पुलिस भर्ती नियम को लेकर करना चाहेंगे। भर्ती नियमों में बदलाव कर दिया गया है। दरअसल पहले एक ड्राफ्ट भर्ती नियम के बदलाव पर जारी किया गया था, लेकिन अब एक तरह से इसे फाइनल कर दिया गया है। ड्राफ्ट फाइनल हो चुका है। इस भर्ती के लिए एज लिमिट को भर्ती वाले वर्ष की पहली तारीख से ही गिना जाएगा। सभी जानते हैं कुल 1226 के करीब पदों पर कांस्टेबल भर्ती होनी है। युवाओं में इसे लेकर काफी ज्यादा इंतजार भी हो रहा है और अभी लोकसभा चुनाव के बाद ही हालांकि ये भर्ती प्रक्रिया शुरू हो पाएगी। लोक सेवा आयोग की ओर से इसमें सिर्फ लिखित परीक्षा ली जाएगी। इसके अलावा जो फिजिकल टेस्ट होगा, डोप टेस्ट होगा या जो बाकी की वेरिफिकेशन भी होगी वो पुलिस अपने स्तर पर करने वाली है। लेकिन भर्ती नियमों में बार बार इसमें बदलाव हो रहा था। ये तकरीबन हम तीसरी बार कहना चाहेंगे। एक और जानकारी जो सामने आई है ये एज लिमिट को लेकर है कि जो भर्ती वाला वर्ष होगा उसमें पहली तारीख से ही यहाँ एज को काउंट किया जाएगा। तो ये हम अभ्यर्थियों को जानकारी देना चाहेंगे। पुलिस भर्ती में फिलहाल इतना ही बदलाव हुआ है भर्ती नियमों को लेकर। अगली बात एएमओ ज्वाइनिंग पर भी करना चाहेंगे। देखिए, सबसे पहले तो राज्य सरकार ने 15 मार्च 2024 को ये आदेश जारी कर दिए थे कि एएमओ को नियुक्ति दे दी जाएगी। हालांकि इन्हें 8 अप्रैल के बाद 15 दिन के भीतर ज्वाइन करने के लिए कहा गया था। हालांकि इससे पहले इनके पोस्टिंग ऑर्डर्स जारी हो गए थे नए स्टेशन के साथ, तो इसी वजह से अभ्यर्थियों ने पूरी तैयारी भी कर ली थी। 140 के करीबी अभ्यर्थी थे जिनके लिए पोस्टिंग ऑर्डर्स नए स्टेशन के साथ जारी हुए, तो इन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स भी बनवा लिए थे। हालांकि अब देखने में ये आ रहा है कि कुछ एक ऐसे भी अभ्यर्थी थे जिन्होंने मार्च में ही अपना मेडिकल सर्टिफिकेट बना लिया, लेकिन अब जब ये ज्वाइनिंग के लिए जा रहे हैं तो अप्रैल का मेडिकल सर्टिफिकेट इनसे मांगा जा रहा है, जिस वजह से सचिवालय के चक्कर ये काटते हुए नजर आ रहे हैं। और अभी दूसरी ओर एक बात और है कि अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इनकी पूरी हो भी जाती है तो चुनाव आयोग से फिर मंजूरी लेनी होगी नियुक्ति देने के लिए। तो इनका मामला वहीं के वहीं फंसा है। जब तक चुनाव आयोग इसमें मंजूरी नहीं देगा तब तक एएमओ की नियुक्ति नहीं हो पाएगी। हालांकि ये अभी तक हो जाना चाहिए था, क्योंकि आचार संहिता से पहले राज्य सरकार ने 15 मार्च 2024 को देखिए ये पोस्टिंग ऑर्डर्स जारी कर दिए थे। तो नियुक्ति आदेश उस वक्त जारी हो गए थे, लेकिन फिर 8 अप्रैल इसमें तिथि रख दी गई कि 8 अप्रैल के बाद 15 दिन के भीतर इन्हें ज्वाइनिंग करनी है। और अब इसमें मेडिकल सर्टिफिकेट को लेकर भी एक पेच फंस रहा है। अभ्यर्थियों ने उसी वक्त क्योंकि अपने दस्तावेज बना लिए, लेकिन अब अप्रैल के हिसाब से इसमें डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं। तो एक पंगा तो अभ्यर्थियों के समक्ष ये है, और दूसरा ये है कि अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पूरी हो भी जाती है तो उसके बाद फिर चुनाव आयोग की मंजूरी का इंतजार करना होगा। लेकिन ऐसा केवल एक वर्ग नहीं है। देखिए, इसमें बिजली बोर्ड के इलेक्ट्रीशियन भी है जो कि ज्वाइनिंग का इंतजार कर रहे हैं। पशुपालन विभाग में वेटनरी फार्मासिस्ट भी नियुक्ति की प्रक्रिया का इंतजार कर रहे हैं। और मामला बिल्कुल वही है कि चुनाव आयोग की अब इसमें मंजूरी लेनी होगी। लेकिन चुनाव आयोग भी तो तभी मंजूरी देगा जब फाइल यहां से इलेक्शन कमीशन के पास भेजी जाएगी। फिलहाल वहां तक प्रक्रिया पहुंच ही नहीं रही है। काफी ज्यादा लेट लतीफी हम कहना चाहेंगे इसमें बरती जा रही है। रेगुलराइजेशन ऑर्डर्स पर भी हम आज अपडेट लेकर आए हैं। 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट पीरियड जिन कर्मचारियों ने पूरा कर लिया है और जो रेगुलराइजेशन ऑर्डर्स का इंतजार कर रहे हैं उनके लिए अपडेट इतनी ही है कि चुनाव आयोग फिलहाल इनकी फाइल भेज दी गई है। दरअसल मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली जो स्क्रीनिंग कमेटी है उसकी मंजूरी लेने के बाद कार्मिक विभाग की ओर से फाइल चुनाव आयोग को भेजी गई है। ये सिंगल फाइल अभी कार्मिक विभाग की ओर से चलाई जा रही है, यानी कि जो इलेक्शन कमीशन को फाइल दी गई है उसमें एक सिंगल परमिशन ली जाएगी। जब ये परमिशन मिल जाएगी तो उसके बाद जितने भी संबंधित विभाग हैं उन्हें कार्मिक विभाग अपने स्तर पर या फिर जो मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली स्क्रीनिंग कमेटी है उस कमेटी के स्तर पर भी इन्हें रेगुलराइज करने के ऑर्डर्स जारी हो सकते हैं। लेकिन एक बार ये सिंगल अनुमति मिल जाए तो फिर बात आगे बढ़ पाएगी। चुनाव आयोग को ये पत्र क्योंकि देखिए भेज दिया गया है, इसमें केवल इतना जिक्र किया गया है कि जो 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट पीरियड कर्मचारी पूरा कर चुके हैं उन्हें रेगुलराइज करना है। तो इस पर अगर अनुमति मिल जाएगी तो विभिन्न विभागों में जितने भी कर्मचारी हैं जिनका कॉन्ट्रैक्ट पीरियड अब खत्म हो गया है उन्हें रेगुलराइज कर दिया जाएगा। बार बार चुनाव आयोग को पत्र भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी अलग अलग विभाग के लिए। इसीलिए ये सिंगल फाइल चलाई गई है, सिंगल इसमें परमिशन ली जाएगी। देखिए, टीजीटी नियुक्ति को लेकर भी यही जानकारी लेकर आए हैं। इसमें भी चुनाव आयोग की अनुमति का इंतजार हो रहा है। हालांकि ये फाइल सबसे पहले शिक्षा विभाग से राज्य सरकार को भेजी गई, अब दिल्ली चली गई है और उम्मीद है कि दिल्ली से जल्दी ही कोई ना कोई रिस्पॉन्स इसमें सामने आएगा, यानी कि चुनाव आयोग से जल्दी ही इसमें परमिशन आएगी। अगर ऐसा होता है तो बाकी भी मामले लटके हैं नियुक्तियों को लेकर, फिर वो फाइल्स भी आगे चुनाव आयोग को भेजी जाएगी। अब इसमें यह समझने की आवश्यकता है कि देखिए, जो कर्मचारी रेगुलर होंगे उनके लिए सिंगल परमिशन ली जा रही है। विभिन्न विभाग
विभागों के लिए सिंगल परमिशन ली जा रही है। लेकिन नियुक्तियों वाले मामले में ऐसा नहीं होने वाला है। विभिन्न विभागों में जितने भी नियुक्तियों वाले मसले हैं, जहां पर ज्वाइनिंग नहीं हो पाई है, यहां हर विभाग के लिए अलग से चुनाव आयोग को पत्र जारी करना होगा और जैसे जैसे उस पर चुनाव आयोग से रिस्पॉन्स आता जाएगा तो नियुक्तियां फिर दी जाएंगी। अंत में एक खबर हम अस्पताल से जुड़ी लेकर आए हैं। दरअसल हिमकेयर के तहत सरकारी अस्पतालों में क्योंकि निःशुल्क इलाज करवाया जाता है, लेकिन निःशुल्क इलाज करवाने वाले लोगों के लिए हम ये बड़ा झटका कहना चाहेंगे कि सबसे बड़े अस्पताल आईजीएमसी में हिमकेयर के तहत होने वाली निःशुल्क सर्जरी ही बंद हो गई है। आईजीएमसी में सबसे ज्यादा सर्जरी ऑर्थो सर्जरी और कार्डियो जैसे सुपर स्पेशलिटी विभागों में होती थी, लेकिन अस्पताल को ही 70 करोड़ बकाया हो गए हैं, जिस वजह से अब ये सर्जरी बंद कर दी गई है। जिन कंपनीज को जिम्मा दिया गया था वो आने वाले समय में सेवाएं जारी नहीं रखने वाले हैं। सरकार की ओर से भुगतान कब किया जाएगा, विपक्ष की ओर से ये सवाल बार बार उठाया जा रहा है, क्योंकि अस्पताल में देखा जा सकता है 70 करोड़ अभी बकाया हो गए हैं। अब इसके बाद बहुत मुश्किल है कि इन कंपनीज की ओर से सेवाएं जारी रखी जाए, जिन्हें ये निःशुल्क सुविधा रखने के लिए सरकार की ओर से ही अधिकृत किया जाता है। तो फिर मिलेंगे नई खबर के साथ। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी। धन्यवाद।